प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय एक बार पुनः आपके चैनल स्टडी विद डॉक्टर आशुतोष में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए द्वीप, दर्रे, चैनल, तटीय या कोस्टल प्लेन्स या तटीय मैदान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनको लेकर आया हूं। ये समस्त प्रश्न विगत वर्षों में एग्ज़ाम में आए हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और घटना चक्र पर आधारित हैं। इनका मैं सारे क्वेश्चन का आपका वेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको क्लियर करते चलूँगा और आप इसको समझते चलिएगा, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से ही एग्ज़ाम में फ्यूचर में भी आने की संभावना है और इन्हीं टॉपिक में से घुमा घुमा कर अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा और यहाँ भी उस प्रश्न से संबंधित जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं आपको देकर एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा मैं। चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं हम। जब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पर सही कौन सा युग लिखा है, एक्चुअली इसको करेक्ट करिएगा। वो युग्म है, सही सम्मिलित नहीं है। वो सम्मिलित नहीं है, सुमेलित है। मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ए लिपुलेख डैश उत्तराखंड, ऑप्शन बी नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पालघाट केरल। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ दर्रों से संबंधित प्रश्न ये पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा दिया है अरुणाचल प्रदेश में, सी दिया है रोहतांग हिमाचल प्रदेश में और डी पालघाट केरल में। तो आप सभी जानते हैं लिपुलेख उत्तराखंड में है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यह सिक्किम में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है। अर्थात इन्होंने पूछा था प्रश्न में कि सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि ये विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है नाथुला, जो कि हम बात करेंगे हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4,508 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की जो राजधानी गंगटोक पड़ता है वहाँ से 52 किलोमीटर पूर्व में यह चीनी क्षेत्र में तिब्बत की पठार जो है उसकी चुंबी घाटी में जाकर खुलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भारत एवं चीन के बीच में व्यापार होता है इस दर्रे के माध्यम से। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी नाथुला, क्योंकि नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? आपका सिक्किम में पड़ता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में है। चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत एवं चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए खोला गया या पुनः खोला गया है? ये उन्हें लिखा है, पुनः खोला गया। IAS प्री 2007 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है चांगला, ऑप्शन बी जाराला, ऑप्शन सी नाथुला, ऑप्शन डी सिपकीला। तो विद्यार्थियों, अभी हमने चर्चा की उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है, तो आपको ये क्लियर तो हो गया होगा कि ये दर्रा कितना ही महत्वपूर्ण है। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है ये है आपका ऑप्शन सी नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है एक्चुअल, अभी हमने आपको इसके संबंधित बहुत सी जो बातें हैं वो बताई हैं। तो ये और ध्यान रखिएगा कि नाथुला दर्रा भारत एवं चीन के बीच में प्रमुख तीसरा सीमा पॉइंट है। और 1962 में बात करेंगे 1962 की, तो 1962 में भारत एवं चीन का जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के दौरान इसको क्या किया गया था? बंद कर दिया गया था। एवं इसी नाथुला को भारत चीन के मध्य में व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से पुनः 6 जुलाई 2006 को फिर से खोला गया। तो इसमें प्रश्न में यही पूछा गया है कि वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए खोला गया? तो 6 जुलाई 2006 को हमारा नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है, इसे भारत एवं चीन के मध्य व्यापार करने के लिए पुनः खोला गया। चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन ग्लेशियर से संबंधित है। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है। देखिए विद्यार्थियों, हिमनद जो है ये ग्लेशियर को ही बोला जाता है और इसी को हम हिमानी भी बोलते हैं।
हिमानी, हिमनद, ग्लेशियर, ये सब एक ही नाम है। और इन्होंने पूछा है विशालतम की बात हुई है। विशालतम की बात हो रही है मतलब लंबाई, चौड़ाई, एक और पूरा क्षेत्रफल की बात हो रही है। ऑप्शन ए दिया है ससाइनी, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी जैमू, ऑप्शन डी सियाचिन। देखिए काफ़ी विवादित प्रश्न है, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इसका आंसर ससाइनी दिया था, परंतु ये प्रश्न जो है काफ़ी विवादित इसलिए रहा है क्योंकि इसका कोई विशेष आधार नहीं है। विभिन्न स्रोतों में अलग अलग प्रश्न के आंसर दिए हुए हैं। तो यदि बुक्स की बात करेंगे तो बुक्स में सियाचिन ग्लेशियर को माना गया है सबसे विशालतम, परंतु मैन यदि हम वेस बात करें तो वेस के रूप में हम जो रिकॉर्ड लेते हैं, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें या वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री की बात करें, तो इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को ही सबसे विशालतम हिमनद या ग्लेशियर माना है। परंतु इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ससाइनी ग्लेशियर का करेक्ट आंसर बताया था। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्या है, परंतु यदि आपको ससाइनी और सियाचिन आता है तो आप सियाचिन को ही लगाएंगे। सियाचिन की यदि हम बात करेंगे इसकी लंबाई की, तो लगभग 45 मील है, यानी 76.64 किलोमीटर इसकी लंबाई मान सकते हैं। ससाइनी की बात करें तो लगभग 11 मील जो है इसकी लंबाई है, और किलोमीटर में बात करें तो 17.85 किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की भी बात करें तो 33.51 वर्ग किलोमीटर ससाइनी की है, और सियाचिन 1056.42 वर्ग किलोमीटर में है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आपका सियाचिन ग्लेशियर ही होगा, जो भारत का सबसे विशालतम हिमनद है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेघालय का पठार भाग है। देखिए ये पठार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। हिमालय श्रेणी का पूर्वी घाट, ऑप्शन ए है हिमालय श्रेणी, ऑप्शन बी है प्रायद्वीपीय खंड, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट पर्वतों का, और ऑप्शन डी है सतपुड़ा श्रेणी का। देखिए विद्यार्थियों पहले तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि हमारा जो मेघालय का पठार है यह कहाँ स्थित है। तो इसके पहले मेरा वीडियो जिन्होंने विद्यार्थियों ने देखा है तो इस प्रश्न को वो समझ गए होंगे। आपको पता है कि ये मेघालय का पठार है हमारा, पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं, 7 सिस्टर वाला जो हमारा क्षेत्र है। तो ये मेघालय के पठार में 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। गारो, खासी, जयंतिया आप लोग सभी जानते हैं। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम या चेरापूंजी, ये दोनों भी इसी मेघालय के पठार में स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ कैसी आकृति की हैं? कीपाकार आकृति की हैं। परंतु प्रश्न में पूछा गया है कि मेघालय का पठार किसका भाग है। बहुत से विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूजन है कि ये जो है ये हमारे हिमालय का भाग है। तो विद्यार्थियों हमारा हिमालय जो है ये ऐसा फैला हुआ है, यानी यदि हम बात करते हैं तो पश्चिम से लेके पूर्व की ओर नागा पर्वत से लेके नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। और इसमें जो आपके अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ आती हैं वो पहाड़ियाँ जो हैं वो तो हिमालय का भाग हैं, परंतु जब बात मेघालय के पठार की हो रही है तो मेघालय का पठार जो हमारा ये प्रायद्वीपीय खंड वाला भाग है इसका भाग है। और यहाँ बीच में एक गैप पड़ता है जिसे हम मालदा गैप के नाम से जानते हैं। तो ये मालदा गैप के द्वारा विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा कि मालदा गैप या गारो गैप के नाम से भी जानते हैं इसको हम, मालदा गैप या गारो गैप के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसके द्वारा ये प्रायद्वीपीय पठार इस मेघालय के पठार से अलग होता है। अर्थात हमारा जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, ना कि हिमालय श्रेणी का। अर्थात ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छोटा नागपुर का पठार ऑप्शन ए अग्र गंभीर है, ऑप्शन बी एक गर्त है, ऑप्शन सी एक पद स्थली है, ऑप्शन डी एक संप्राय भूमि है। तो विद्यार्थियों ये जितने भी पॉइंट्स ऑप्शन दिए गए हैं मैं अलग से एक वीडियो बताऊंगा। ये सारे टेक्निकल बिंदु हैं, टेक्निकल पॉइंट हैं। तो ये अग्र गंभीर क्या होता है, गर्त क्या होता है, पदस्थली क्या है, संप्राय भूमि क्या है, उसमें मैं आपको सारा क्लियर करूंगा। यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि छोटे नागपुर के पठार में बहुत सारे जो पठार हैं इनकी ऊंचाइयों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई पठार ऊंचा है तो कोई पठार नीचा है, इसे हम बोलते हैं अग्र गंभीर। अर्थात छोटा नागपुर का पठार जो है यह एक अग्र गंभीर पठार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि अरावली एवं बिंद श्रृंखलाएं जो हैं इनके मध्य में
कौन सा पठार स्थित है? तो विद्यार्थियों, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। मैंने अरावली और विंध्याचल को बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताया था। यहाँ आपको पता है कि राजस्थान क्षेत्र से लेकर ये दिल्ली तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, हमारी 4 राज्यों में ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। और दूसरी बात हो रही है विंध्याचल की, तो विंध्याचल मैक्सिमम विस्तार हमारा मध्य प्रदेश राज्य में है। तो आपको पता है ये अरावली पर्वतमाला और ये विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य में ये हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इस मध्य प्रदेश में, इस क्षेत्र में हमारा मालवा का पठार स्थित है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मालवा का पठार, जो कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। वैसे भी आपको यदि आंसर नहीं पता हो, बाकी ऑप्शन पता हो लोकेशन, तो आप लगा सकते हैं। छोटे नागपुर के पठार की बात हो रही है तो आप जान सकते हैं कि वो तो एरिया ये वाला होगा। दक्कन के पठार की बात कर रहे हैं तो ये निचला पोर्शन है। प्रायद्वीप के पठार की बात कर रहे हैं तो ये भी निचला पोर्शन है। तो अरावली और विंध्याचल के मध्य में यहाँ करेक्ट आंसर आपका मालवा का पठार जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। और विस्तृत यदि से आपको यह जानकारी चाहिए तो मेरा अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखला वाला आप वीडियो देखिएगा तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत का जो औसत समुद्र तल है वो चेन्नई तट से मापा जाता है। चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र जो है उसका विस्तार है। ऑप्शन ए, तट से 3 समुद्री मील, ऑप्शन बी, तट से 6 समुद्री मील, ऑप्शन सी, तट से 12 समुद्री मील, और ऑप्शन डी, तट से 24 समुद्री मील। तो विद्यार्थियों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रादेशिक जल क्षेत्र क्या होता है, समुद्री मील क्या होता है। तो विद्यार्थियों, आपको पता है कि स्थल सीमाएं जो हैं हमारी वो निश्चित हैं कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज से हमारी बॉर्डर लगी हुई है। अब वाटर जो है, पानी पर तो सभी का अधिकार होता है, समुद्र है हमारा, मैक्सिमम पोर्शन हमारा वाटर का है। तो कुछ विवाद ना हो इस कारण से कुछ सीमाएं निर्धारित जलीय क्षेत्र में भी की गई हैं। तो ये सीमाएं विभिन्न कंट्रीज़ के लिए भी हैं। तो ये सीमाओं की यदि हम बात करेंगे तो देखिएगा, ये मैप में आपको पता है कि हम 3 ओर से समुद्री क्षेत्र से घिरे हुए हैं और एक साइड में अरब सागर है हमारा, यहाँ हमारी बंगाल की खाड़ी है और यहाँ हमारा हिंद महासागर है। तो यदि हमारे भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि हमारे भारत की यदि आकृति बात करेंगे तो आकृति कोई ऐसी तो है नहीं कि सिमिलर बिल्कुल एक सी आकृति है, परंतु आप जब बुक्स में पढ़ते हैं तो आपको लिखा होगा कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील हमारा क्या है, प्रादेशिक जल क्षेत्र है या प्रादेशिक सीमा है। परंतु यह हम जो आपकी बेस लाइन है यह आधार रेखा को निर्धारित कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी जो आकृति है प्रायद्वीपीय पठार की आकृति वो ऊपर नीचे है। मान लीजिए हम यहाँ से यदि 12 समुद्री मील लेते हैं तो बिल्कुल गलत आंसर होगा, या यहाँ से लेंगे तो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, सबसे पहले इनको मिलाते हुए एक लाइन खींची जाती है, इसी लाइन को हम बोलते हैं आधार रेखा या हम बेस लाइन बोलते हैं। इस बेस लाइन से जब हम 12 समुद्री मील चलते हैं तो 12 समुद्री मील में हमारा प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। उसके अलावा इसी बेस लाइन से जब हम 24 मील चलते हैं तो हमारा संलग्न क्षेत्र है जो कि 24 समुद्री मील है। फिर यदि इसी हम बेस लाइन से जब 200 समुद्री मील चलते हैं तो ये क्षेत्र हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है जो 200 समुद्री मील है। EEZ क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब जब विस्तार से आप इस पर चर्चा करेंगे तो हमारी जो प्रादेशिक जल सीमा है उस 12 समुद्री मील, तो पहले तो विद्यार्थियों आपको ये पता होना चाहिए समुद्री मील क्या होता है। 1 समुद्री मील बराबर 1.825 किलोमीटर होता है। अब आप कन्वर्ट कर लें तो 22, 23, 24 किलोमीटर समथिंग जो है ये आपका निकल आएगा। मतलब हमारी आधार रेखा से यदि 22, 23 या 24 किलोमीटर जो भी निकल रहा है वहाँ तक का जो क्षेत्र है हमारा वो हमारा प्रादेशिक जल क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में हम संसाधनों का दोहन करते हैं। आधार रेखा से 24 समुद्री मील में संलग्न क्षेत्र है, अटैच्ड जोन बोलते हैं। यहाँ आप्रवासी कानून चलते हैं, सीमा शुल्क लिया जाता है और पर्यावरणीय स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। यदि इसी आधार लाइन से हम 200 समुद्री मील लेते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ हम नई नई रिसर्च करते हैं, खनिज संपदा का दोहन करते हैं, मिसाइल या सैटेलाइट का परीक्षण किया जाता है।
तो इसको विस्तार से आप वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने क्लियर समझाया हुआ है। चलिए विद्यार्थियों, तो इसका करेक्ट आंसर है तट से 12 समुद्री मील जो है ये हमारा प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। ऑप्शन ए 3500 3500, ऑप्शन बी 800 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 7500 किलोमीटर। तो विद्यार्थियों, आपको पता है कि हमारा जो भारत है ये 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, अभी हमने चर्चा की। और तटरेखा की यदि हम बात करते हैं तो हमारे भारत के, आपको पता है कि 9 राज्य हैं, ये 9 राज्य जो हैं ये हमारी तटरेखा से लगे हुए हैं। और इनके अलावा हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनकी भी यदि हम बात करते हैं तो इनकी सीमाएं भी समुद्र तट, अर्थात टोटल 13 जो हैं हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 राज्यों में और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में ये समुद्री तटरेखा हमारी फैली हुई है। अब यहाँ बात हो रही है तटरेखा की कुल लंबाई की, तो 3 प्रकार से क्वेश्चन विद्यार्थियों इसमें से निकलते हैं। एक तो प्रश्न ये निकलता है कि कुल जो यदि हम बात करेंगे तो भारत की मुख्य भूमि की, या कुल यदि हम बात करें जिनमें हम द्वीपों को भी शामिल करते हैं, तो कुल लंबाई, यहाँ प्रश्न में भी कुल लंबाई पूछी है। तो विद्यार्थियों 7500 ऑप्शन दिया हुआ है। एग्जैक्ट यदि हम बात करेंगे तो 7516 लगभग 6 किलोमीटर जो है ये हमारी तटरेखा की कुल लंबाई है। अर्थात इसमें हमने इन राज्यों को भी गिना है और आपको पता है कि हमारे कुछ द्वीप भी हैं, उनसे भी तटरेखा लगी हुई है। तो यदि इन द्वीपों को भी इंक्लूड कर लें, अर्थात कुल लंबाई की बात करें तो 7516 है। तो नियरेस्ट ऑप्शन 7500 है। एक तो प्रश्न ये बना। और यदि आपसे पूछा जाता है, यदि इसी प्रश्न में चेंज करके पूछा जाता कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई द्वीपों को छोड़कर कितनी है, तो यदि द्वीपों को छोड़कर बात करेंगे तो विद्यार्थियों इसका आंसर होगा लगभग 6100 किलोमीटर है। यदि आपसे प्रश्न तीसरे प्रकार से पूछा कि केवल द्वीपों की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो विद्यार्थियों 1416 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर जो है ये हमारे भारत के द्वीपों के तटरेखा की लंबाई होगी। तो 3 प्रश्न निकल गए। कुल लंबाई 7516 या 7500, और यदि द्वीपों को छोड़कर बोला तो 6100, और द्वीपों बस का यदि पूछा तो 1416 किलोमीटर है। चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। विद्यार्थियों, जो हमने तटरेखा की बात की और 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की, तो अब प्रश्न यह भी उठता है कि सर्वाधिक जो है लंबी तटरेखा किसकी होगी और सबसे कम जो तटरेखा है वो किसकी होगी। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न में MPPCS प्री 1995 और 2014 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा कि भारत के राज्य के समुद्री तट में यदि सर्वाधिक लंबाई की बात करेंगे तो सर्वाधिक लंबाई हमारे गुजरात की तटरेखा की है, जो कि 1214.7 किलोमीटर जो है समथिंग है, ये हमारी किसकी है, गुजरात राज्य की है। अब यही प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता सबसे कम यदि तटरेखा की बात करते किसी राज्य की, तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटी तटरेखा जो है राज्यों की बात करेंगे तो हमारे गोवा राज्य की है, जो कि लगभग यदि बात करेंगे तो 101 किलोमीटर जो है की तटरेखा है। सर्वाधिक हो गई हमारी गुजरात की 1214 किलोमीटर और सबसे कम है गोवा की 101 किलोमीटर। यहाँ प्रश्न में सबसे अधिक लंबा तट पूछा है तो गुजरात जो है करेक्ट आंसर है। चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11वां प्रश्न बोलता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए, उसी प्रश्न को फिर दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। UPPCS प्री 2018 का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं गुजरात है। चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अभी हमने चर्चा की कि हमारा भारत जो है 3 ओर समुद्र से घिरा है, और अभी हमने बात की कि सबसे लंबी तटरेखा है, तो बहुत सारे 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं इन समुद्री तटरेखा के किनारे पर। तो जब तटरेखा है तो इन्हीं तटरेखाओं के कुछ नाम भी दिए होते हैं, हर राज्यों में इनका अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश जो है इनके जो तट हैं उनका क्या नाम है। तो
यहाँ पर विद्यार्थियों तमिलनाडु यदि आंध्र प्रदेश के तट के नाम की बात की जाएगी तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कोरोमंडल तट। तो विद्यार्थियों अलग अलग तटों के नाम की यदि हम बात करते हैं तो हमारा तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है। केरल की बात करेंगे तो मालाबार है, महाराष्ट्र गोवा की कोंकण है, उत्कल तट हमारा उड़ीसा वाला तट है। ऐसे अलग अलग तटों के अलग अलग नाम हैं। यहाँ तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, अर्थात ये जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र में जो तट है उसका नाम हमारा कोरोमंडल तट है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, साउथ की बात हो रही है, तमिलनाडु क्षेत्र की बात हो रही है, वहाँ पर मैक्सिमम आपको राइस खाया जाता है और केले के पत्ते में खाया जाता है। और आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र के लोग बड़े बड़े कौर बनाकर जो है भोजन करते हैं, अर्थात कौर से आपका बन जाएगा कोरोमंडल तट। अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, कोरोमंडल तट। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी गुजरात। तो विद्यार्थियों सभी जानते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे हम कन्याकुमारी कहते हैं, इस कन्याकुमारी को हम कैप कोमोरिन या कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। एक तो इसका नाम कुमारी अंतरीप है और दूसरा नाम कैप कोमोरिन है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कन्याकुमारी। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर या सैडल पीक, या तो उसको पल्याण शिखर बोलते हैं और इंग्लिश में यदि हम बात करेंगे तो इंग्लिश में सैडल पीक जो है इसे कहा जाता है, स्थित है। तो विद्यार्थियों बहुत से जो विद्यार्थी हैं उनको सैडल पीक तो नाम सुना होगा आपने, पल्याण शिखर नहीं सुना होगा। तो नोट कर लीजिएगा कि सैडल पीक जो है सर्वोच्च चोटी जो है अंडमान निकोबार की, उसे हम पल्याण शिखर के नाम से भी जानते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, और कभी भी एग्ज़ाम होता है तो उसका जो इंग्लिश वर्जन होता है उसको ही आप ऑथेंटिक माना जाता है, तो उसको ही देखा करिएगा। हिंदी में तो अलग अलग बहुत सारे नाम होते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है जिसे हम पल्याण शिखर बोलते हैं या सैडल पीक के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन ए दिया है बृहद निकोबार, ऑप्शन बी दिया है मध्य अंडमान, ऑप्शन सी लघु अंडमान और ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान दिया है। तो देखिएगा यहाँ पर उन्होंने मध्य अंडमान, लघु अंडमान, उत्तरी अंडमान, तीनों अंडमान के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखिएगा, इस तीनों अंडमानों में से आपका जो उत्तरी अंडमान है, इस उत्तरी अंडमान में अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई की यदि हम बात करेंगे तो लगभग 732 मीटर जो है इसकी हम ऊंचाई है, हाइट है, और अंडमान निकोबार द्वीप का सर्वोच्च शिखर है। और यदि प्लेस परफेक्ट की बात करेंगे तो इसी उत्तरी अंडमान में एक जगह पड़ती है दिगलीपुर। इस दिगलीपुर के निकट पर यह चोटी जो है आपकी यह स्थित है, दिगलीपुर। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? देखिए उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए सैडल पीक जो है ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि 10 डिग्री चैनल जो है ये पृथक करता है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, चैनल, जल संधि, जल डमरू मध्य, स्ट्रेट, ये बहुत से अलग अलग नाम हैं। इनके बारे में आप लोग कुछ जानते होंगे, कुछ विद्यार्थी नहीं जानते होंगे। तो मैं सरल शब्दों में आपको बता दूं, आपने सुना होगा जल संधि। देखिए नाम से ही विदित हो रहा है, जल धन संधि। पहली चीज़ तो ये संधि यानी दो चीज़ों को जोड़ने की बात हो रही है, और यहाँ जल लगा हुआ है, अर्थात दो जो है अलग अलग जल जो है, जलों की राशि है वो आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे, तो ये तो जल संधि हो गया। तो यदि हम सरल शब्दों में डेफिनेशन बोलें, दो जल राशियों को मिलाने वाले एवं दो स्थल खंडों को अलग करने वाले सकरे या चौड़े भी हो सकते हैं, इन रास्तों को हम चैनल, जल संधि, जल डमरू मध्य या स्ट्रेट कहते हैं। तो यही उन्होंने बात की है 10 डिग्री चैनल की। तो विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि ये हमारा भारत है, भारत में यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है, और आपको पता ये हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा है।
भूमध्य रेखा से हम उत्तर की ओर स्थित हैं। तो यहाँ पर ये आपका अंडमान है, ये आपका निकोबार है। इस अंडमान एवं निकोबार, ये देखिए 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से तो हमारा ग्रेट निकोबार से स्टार्ट हो जाता है हमारा भारत। तो जब हम 10 डिग्री पे पहुँचते हैं तो ये 10 डिग्री में यहाँ पे दो जलराशि, एक यहाँ पर और एक यहाँ, अलग अलग दो जलराशियाँ आपस में मिलती हैं, बीच से निकलती हैं, तो यही आपका 10 डिग्री चैनल है। देखिए दो जलराशियों को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है और दो स्थलखंड अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है, इसलिए इसको हम जल संधि भी बोलते हैं, चैनल भी बोलते हैं और जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। ये आकृतियों पर डिपेंड करता है। अगला मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको इनमें डिफरेंस बताऊँगा कि चैनल, जल स्ट्रेट या फिर वाटर स्टेट बोलते हैं या फिर इनको जलडमरू मध्य बोला जाता है, ये क्या है, वे क्या होते हैं, खाड़ी क्या होती हैं, ये सब टेक्निकल जितने भी पॉइंट्स हैं इनको मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा 10 डिग्री चैनल में ऑप्शन दिया है अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान म्यांमार, भारत, श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव। तो देखिए यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, परंतु विद्यार्थियों कभी कभी और डीपली पूछ लिया जाता है। तो इस अंडमान निकोबार द्वीप में भी बहुत सारे द्वीप हैं, ये तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसी अंडमान में आपका सबसे नीचे हमारा ये 4 पार्ट में जो डिवाइड है, इसमें सबसे नीचे वाला हमारा लिटिल अंडमान जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में लघु अंडमान बोलते हैं, और निकोबार भी हमारा जो अलग अलग द्वीपों में डिवाइड है उसमें सबसे उत्तरी जो हमारा निकोबार का जो द्वीप है उसको हम ग्रेट निकोबार बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि लघु अंडमान जो है और उसके अलावा लघु अंडमान के अलावा कार निकोबार, सॉरी ग्रेट नहीं, ग्रेट निकोबार तो सबसे हमारा आखिरी दक्षिणी की बात हो रही है, क्योंकि 10 डिग्री चैनल है तो ये 10 डिग्री चैनल हमारा लिटिल अंडमान और कार निकोबार या लघु अंडमान एवं कार निकोबार। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, यदि और डीपली यदि आपको पूछा जाता तो लघु अंडमान हो गया हमारा और लघु अंडमान के अलावा कार निकोबार, हमारा लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में हमारा 10 डिग्री चैनल जो है ये पृथक करता है। और यदि प्लेन सिंपल आपको पूछा गया अंडमान एवं निकोबार द्वीप तो आपको करेक्ट आंसर आपको मिल ही जाएगा। और डीपली पूछा तो लघु अंडमान और कार निकोबार जो है इनके मध्य में हमारा 10 डिग्री चैनल है। ग्रेट निकोबार तो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है, सबसे दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न बोलता है कि बैरन द्वीप स्थित है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी चीन सागर। विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बैरन द्वीप की बात करते हैं। यह बैरन द्वीप हमारा बंगाल की खाड़ी, यह आपको पता ये क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी वाला, इसके यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप है। इसी अंडमान सागर में इसकी कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर, इस पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर पड़ता है ये उत्तर पूर्व में। और सबसे इसकी खासियत क्या है कि पूरे दक्षिण एशिया का, नोट कर लीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब एक्टिव वॉल्केनो की बात हो रही है कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह इसी बैरन द्वीप में पाया जाता है। और इसी बैरन द्वीप में बात करेंगे 1787 में 1787 में सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो दो प्रकार से क्वेश्चन, एक तो पूछा जाता है बैरन द्वीप कहाँ पर है, अभी हमने चर्चा की बंगाल की खाड़ी में है। दूसरा क्वेश्चन दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हो बैरन द्वीप या बैरन ज्वालामुखी के नाम से आप बता सकते हो। या ये पूछा जा सकता है सबसे पहले इसमें उद्गार कब देखा गया, तो 1787 में सबसे पहले इसमें उद्गार देखा गया। 3 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कर्नाटक तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो विद्यार्थियों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब एग्ज़ाम का पैटर्न अब चेंज हो चुका है। प्रश्न सीधे सीधे सिंगल लाइन फैक्ट में नहीं दिए जाते जैसे बुक्स में दिए होते हैं, अब प्रश्नों को घुमाकर पूछा जाता है। इस प्रश्न को आप देख रहे होंगे बहुत से विद्यार्थियों ने जिनने बुक्स पढ़ा है उनने ये तो याद कर लिया होगा किस तट को किस नाम से जाना जाता है, परंतु यदि आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है, यदि आपको लोकेशन का ज्ञान नहीं है तो इस प्रश्न को आप हल नहीं कर सकते हैं। देखिए हम पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं।
अभी हमने आपको बताया कि 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्री तटरेखा फैली हुई है। अलग अलग राज्यों में तटों का अलग अलग नाम है। तो यहाँ अलग अलग नाम तो आपको क्लियर है, परंतु इन्होंने प्रश्न पूछा है, पहले तो पूछ लिया पश्चिमी तट। तो पहले हम चलते हैं पश्चिमी तट की ओर। ये हमारा पश्चिम भाग है, ये पूर्वी भाग है, अर्थात हमारा तट पश्चिमी तट, मतलब यहाँ के तटों की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपरी भाग। तो पश्चिमी तट का ऊपरी भाग मतलब ये होगा पहली चीज़। अब इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? अब ऑप्शन में आपको पता है कि हमारे यहाँ गुजरात से चालू होता है समुद्र और यहाँ हमारा पश्चिम बंगाल तक जाता है। तो चूंकि पश्चिम तट की बात हो रही है, पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे पहले तो गुजरात पड़ना था, लेकिन गुजरात का जो तट है काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट, वो ऑप्शन में नहीं है। तो सेकंड उसका इंपॉर्टेंट, उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र एवं गोवा का जो तट है उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका कोंकण तट, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान का ऊपरी भाग, तो ये उत्तरी भाग है या ऊपरी भाग बोल सकते हो, इसी को उत्तरी भाग भी बोला जा सकता है। तो ये एक्चुअली ऊपरी नहीं है, ये उत्तरी ही क्वेश्चन आपको आएगा। इसमें ऊपरी टाइप हो गया है, आपको यदि प्रश्न जो आएगा वो उत्तरी और दक्षिणी आएगा। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ में सबसे ऊपर गुजरात पड़ता है, परंतु ऑप्शन में गुजरात नहीं है। तो सेकंड में नियरेस्ट हमारा कोंकण तट होगा, जो महाराष्ट्र एवं गोवा में है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है MPPCS प्री 2016 में कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बैरन ज्वालामुखी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए चिल्का झील के समीप, ऑप्शन बी महानदी के मुहाने, ऑप्शन सी पुलिकट झील और ऑप्शन डी गोदावरी के मुहाने पर। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आपने झील पढ़ी होंगी तो आपको पता है कि भारत में एक ऐसी झील है जो 2 राज्यों में विस्तारित है, एक आपका तमिलनाडु, एक आपका आंध्र प्रदेश। उस झील का नाम है पुलिकट झील और इसी पुलिकट झील में हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यह हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील जो है उसको हमारी बंगाल की खाड़ी जो है इससे अलग करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि सैटेलाइट की लॉन्चिंग किस द्वीप से होती है? तो विद्यार्थियों हरिकोटा द्वीप से हमारी क्या होती है? सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जाती है, यानी उपग्रह का प्रक्षेपास्त्र किया जाता है या प्रक्षेपण किया जाता है। और सबसे प्रमुख भारत का जो प्रमुख उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र जिसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वह भी इसी हरिकोटा द्वीप में स्थित है। तो करेक्ट आंसर है पुलिकट झील के समीप। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न बोलता है राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज या आदम का ब्रिज जिसे कहा जाता है, यह प्रारंभ होता है ऑप्शन ए धनुषकोडी, ऑप्शन बी मंडपम, ऑप्शन सी पम्बन, ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो विद्यार्थियों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता है ये भारत है, ये श्रीलंका है, यहाँ पर भारत में यहाँ द्वीप है जिसका नाम है रामेश्वरम द्वीप या पम्बन द्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसी रामेश्वरम द्वीप जब एंड होता है तो यहाँ से एक जगह प्रारंभ होती है धनुषकोडी। इस धनुषकोडी से हमारा एक ब्रिज बना हुआ है जो श्रीलंका में, हमारा श्रीलंका तक जो है, ये श्रीलंका के यदि हम बात करते हैं तो मन्नार द्वीप तक गया हुआ है। अर्थात यदि प्रारंभ की बात करेंगे तो भारत में प्रारंभ होता है हमारा धनुषकोडी से और श्रीलंका में मन्नार द्वीप तक ये जाता है। अर्थात प्रश्न यदि आता है कि राम सेतु का प्रारंभ कहाँ से होता है तो यह धनुषकोडी से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी जावा और ऑप्शन डी श्रीलंका। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको MP इंडिया एवं वर्ल्ड का मैप याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको विभिन्न द्वीपों की, विभिन्न देशों की लोकेशन पता होना चाहिए, तभी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ प्रश्न में ग्रेट निकोबार की बात हो रही है। तो विद्यार्थियों अभी हमने बात की कि आपको ग्रेट निकोबार द्वीप अर्थात जिसकी बात हो रही है 6 डिग्री 4 मिनट की बात हो रही है, जहाँ से हमारे भारत का दक्षिणी बिंदु प्रारंभ होता है। तो यह भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप भी है। और यदि इन सारे द्वीपों में यदि बात करेंगे तो सबसे यदि हम निकट की बात करते हैं तो हमारा जो सुमात्रा द्वीप जो है, ये सुमात्रा द्वीप जो है हमारा इंडोनेशिया में स्थित है और
इसकी दूरी जो है सबसे कम जो ग्रेट निकोबार है उससे ऑप्शन में जो दिए हुए हैं उसमें सबसे नियरेस्ट है, जो लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके अलावा यदि कंपैरिजन में बात करेंगे बोर्नियो की, जावा की, श्रीलंका की, तो ये ग्रेट निकोबार से अधिक दूरी पर स्थित है। अर्थात यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुमात्रा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ऑप्शन ए न्यूमूर, ऑप्शन बी कार निकोबार, ऑप्शन सी अंडमान, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो विद्यार्थियों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम प्रवाल किसे कहते हैं और प्रवाल द्वीप क्या होता है। तो एक सरल शब्दों में आपको बता दूं कि यह एक कैल्शियम युक्त जीवाणु होता है जिसकी बॉडी का जो खोल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और ये हर जगह पाए नहीं जाते हैं। जहाँ पानी का जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और जिस जगह ये ऐसा तापमान पाया जाएगा वहाँ ये बैक्टीरिया या जीवाणु पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसे टेम्परेचर में एक शैवाल उत्पन्न होती है जिसे हम जुजोथली शैवाल के नाम से जानते हैं और ये प्रवाल उन्हीं का भक्षण करते हैं। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ये शैवाल उत्पन्न होना खत्म होती है और जब ये खत्म होती है तो ये प्रवाल भी धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ होते हैं। ये प्रवालों की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम ये समुद्र के छिछले जल जो होते हैं इस छिछले जल में पाए जाते हैं और धीरे धीरे जब ये मृत अवस्था में होते हैं तो ये चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है तो ये धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर जमना प्रारंभ करते हैं और कभी कभी ये समुद्र के अंदर होते हैं तो कभी कभी छिछले जलों में यह ऊपर तक आ जाते हैं और एक द्वीपों का निर्माण कर देते हैं जिसे हम प्रवाल द्वीप के नाम से जानते हैं। भारत का हमारा जो लक्षद्वीप है यह एक प्रवाल द्वीप का एग्जाम्पल है और इसी से कभी कभी बहुत बड़ी एक बैरियर रीफ निर्माण होती है जिसे हम प्रवाल भित्ति बोलते हैं। तो पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है, तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो इस टॉपिक में यदि किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको पूरा टॉपिक डिस्क्राइब कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो इसमें से। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए एलिफेंटा, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी रामेश्वरम और ऑप्शन डी सालसेट। तो अभी इसके पहले ही हमने डिस्कस किया है, इसमें डिस्कस की आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं भारत एवं श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप है। निकोबार द्वीप की लोकेशन आपने देख ली, एलिफेंटा महाराष्ट्र वाला जो है, सालसेट द्वीप जिस पर हमारा मुंबई बसा हुआ है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रामेश्वरम। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी मुंबई। देखिए विद्यार्थियों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप सबसे पहले प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला तो पूछा है द्वीप पर निर्मित और दूसरा पूछा है नगरीय, दो चीज़ें हैं। तो ये ध्यान रखिएगा यदि एक द्वीप पर खाली भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र पूछा जाता, यदि ये पूछा जाता कि एक द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा क्षेत्र या पर्टिकुलर कोई बसाहट जो है तो यदि तो पोर्ट ब्लेयर हुआ था, परंतु यहाँ पे नगरीय क्षेत्र की बात हो रही है। तो एक भारत का सबसे बड़ा नगर जो है ये हमारा मुंबई है, जो कि अब यदि द्वीप पूछा जाता है तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा हमारा जो मुंबई है ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ प्रश्न पे भारत में सबसे बड़ा नगर पूछा है तो मुंबई है। यदि सबसे बड़ा द्वीप का क्षेत्र पूछा जाता तो ऑप्शन पोर्ट ब्लेयर आता, परंतु यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मुंबई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न 26 बोलता है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ऑप्शन ए माजुली, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी सालसेट। अब देखिए सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है तो पिछले ही प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है। अभी हमने बात की थी कि सबसे बड़ा नगर की बात की है, अर्थ सर्वाधिक आबादी की बात की है। सर्वाधिक आबादी जब मुंबई में है तो मुंबई किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि कोरी क्रीक स्थित है।
इस क्रीक को हम निवेशिका के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, क्रीक की बात हो रही है तो ये जो हमारा क्रीक है इस क्रीक को हम निवेशिका भी कहते हैं। तो यदि आपको कभी यदि ऑप्शन में हिंदी में निवेशिका आता है तो समझ जाइएगा ये क्रीक की बात हो रही है। कोरी क्रीक स्थित है, यूपीपीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी कच्छ के लिटिल रन में, ऑप्शन डी कच्छ के रन में। देखिए यहाँ लिटिल रन भी दिया है और कच्छ का रन भी दिया है। तो कोरी क्रीक या निवेशिका ये ज्वारीय क्रीक है। तो ये जो ज्वारीय क्रीक है अर्थात ये क्रीक ये कैसी है, ये एक दलदली भूमि है। ये हमारी एक दलदली भूमि है जो हमारे आप सभी जानते हैं। ये स्थित की बात करेंगे तो आपको पता है ये गुजरात क्षेत्र है और यहाँ पर हमारा पाकिस्तान है। तो ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र भी रहा है जिसे हम सरक्रीक विवाद के नाम से भी जानते हैं। तभी तो हमने अपना जो पश्चिमी बिंदु है वो गुहार मोती या गौहर माता को लिया है क्योंकि ये काफ़ी विवादित था, दलदली भूमि है। तो ये कोरी क्रीक जो है ये हमारा क्षेत्र कच्छ के रन के नाम से जाना जाता है, अर्थात करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कच्छ का रन। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए उसी प्रश्न को पूछ लिया जो हम डिस्कस कर रहे थे। एमपीपीसीएस प्री 2012 का क्वेश्चन है, सर क्रीक जो है ये किन दो देशों के मध्य है? अभी हमने डिस्कस किया भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये राज्यों से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है, उड़ीसा का अंग है। तो विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि ये हमारा मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश का जब आप अलग अलग पुनर्गठन पढ़ेंगे या इनके प्राचीन यदि भागों की बात करेंगे तो पार्ट ABC में जो डिवाइड किया था तो आपको पता है कि हमारा जो पार्ट ये वाला पोर्शन था ये महाराष्ट्र जो नागपुर हमारी राजधानी हुआ करती थी तो ये क्षेत्र जो है ये MP में शामिल था। तो इस क्षेत्र को हम विदर्भ के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारा विदर्भ वाला क्षेत्र है ये महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है जो किसका अंग है? हमने अभी चर्चा की मध्य प्रदेश का अंग है, हमारे मध्य प्रदेश का। और देखिए सॉरी इसमें पूछा क्या क्या है, भारत में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का अंग तो था पहले, वर्तमान की बात हो रही है। तो सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये अंग किसका होगा? महाराष्ट्र का अंग है। अभी हमने की बात की कि ये हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है हमारा। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। पहले हमारा अंग था मध्य प्रदेश का लेकिन वर्तमान में यह महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, अर्थात करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र या महाराष्ट्र का अंग। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि कोहिनूर हीरा जो था वो हमारे यहाँ विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था यह हमारा आंध्रा जो क्षेत्र है इस आंध्रा क्षेत्र की कोल्लूर खदान जो है या कई कई कोलार खान भी होता है, इस कोल्लूर खान से निकाला गया था ये कोहिनूर हीरा। इसीलिए इस राज्य को, राज्य की बात हुई तभी हमने आंध्रा की बात की है, तो इस आंध्र प्रदेश राज्य जो है इसे हम भारत के कोहिनूर के नाम से जानते हैं। और खान की यदि बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खान जो है यहीं से हमारा कोहिनूर हीरा निकाला गया था। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि भारत के किस राज्य को हम सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी आंध्रा, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी केरला। देखिए सिलिकॉन स्टेट की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कर्नाटका राज्य है ये कर्नाटक राज्य जो है ये किस लिए जाना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात IT सेक्टर के लिए जाना जाता है, इसका गढ़ है। तो इस कर्नाटक राज्य को ही हम सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ सिलिकॉन स्टेट की बात हो रही है लेकिन मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन में आया है कि इसी कर्नाटक में एक जगह है, एक शहर है जिसका नाम है बेंगलुरु। ये बेंगलुरु जो है इस प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर को हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, जो प्रश्न कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन को कि यदि सिलिकॉन वैली की बात हो रही है तो बेंगलुरु आएगा, सिलिकॉन स्टेट की बात हो रही है तो कर्नाटक राज्य आएगा।
यहाँ प्रश्न में सिलिकॉन स्टेट पूछा है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? देखिए यहाँ प्रश्न में उन्होंने 7 सिस्टर की बात की है। 7 सिस्टर में सबसे पहले तो आपको 7 सिस्टर से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो उसको थोड़ा सा आप डिटेल में देख लीजिएगा। आपको पता है कि ये हमारा जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र 7 सिस्टर यहाँ पर पाई जाती हैं। और इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, नोट करिएगा। ATM आना मम्मी, ये ट्रिक है 7 सिस्टर की। आपको ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि कौन का भाग है या कौन सा नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये हमारी 7 सिस्टर हैं, यानी 7 बहन जो हैं उनको बोला जाता है। अब वैसे भी याद कर सकते हो आप कहानी के माध्यम से कि 7 बहनों की बात हो रही है, तो बहुत से नाम निकालें, मेघा निकाल लें, अरुणा निकाल लें, आशा निकाल लें राज्यों में से। तो ऐसी 7 सिस्टर हैं, ये मॉल में फिल्म देखने गई हैं। आप घर से केवल फिल्म देखने के ही पैसे मिले थे, परंतु चूँकि गर्ल्स शौकीन होती हैं खाने की, अतः वह कैंटीन चली गई, तो अब घर जाने के पैसे क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो वो कहाँ गई, ATM गई और वहाँ से कॉल लगाया उन्होंने, किसको, अपनी मदर को यानी मम्मी को, कि क्या बोला, ATM आना मम्मी। तो जब भी 7 सिस्टर याद आएगा, मॉल याद आएगा, कैंटीन याद आएगी, ATM याद आएगा, तो तुरंत आपको ट्रिक याद आ जाएगी, ATM आना मम्मी। तो इनमें से आप देख रहे हो, इनने पूछा है कौन सा 7 बहनों का भाग नहीं है, तो इसमें देख रहे हैं मेघालय तो है, पश्चिम बंगाल और नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी, अर्थात करेक्ट आंसर है, क्योंकि भाग नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन बी जो है पश्चिम बंगाल, ये करेक्ट आंसर है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना था, तो उसकी राजधानी कौन बनी? देखिए अभी की बात नहीं हो रही है, 1953 की बात हो रही है। तो 1953 की बात करें तो जो मद्रास राज्य था, इसकी मैं थोड़ा सा स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ कि इस मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकार के लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने एक आमरण अनशन किया था, और जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। उसी के अंतर्गत अक्टूबर 1953 में, देखिए अक्टूबर 1953 में, ये 5 है, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को हम एक अलग राज्य बनाया गया, और राजधानी की चूँकि यहाँ बात की गई है, तो जो कुर्नूल था उसको राजधानी जो है बनाया गया। और उसके पश्चात 1 नवंबर 1956 की यदि हम बात करें तो 1 नवंबर 56 को इसको आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र से संविलियन किया गया, और फिर राजधानी इसकी हैदराबाद बनी। तो 1953 की बात करेंगे तो अक्टूबर 1953 को कुर्नूल को राजधानी बनाया गया था। ये IAS प्री 2008 का क्वेश्चन है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अगला प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ राजधानी पूछी गई है, एक प्रश्न राजधानियों से भी आता है, तो आपको सभी राज्यों की राजधानी कम से कम भारत की तो याद होना चाहिए। ऑप्शन ए त्रिपुरा अगरतला, ऑप्शन बी मणिपुर आइजोल, ऑप्शन सी नागालैंड कोहिमा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। देखिए आप सभी जानते हैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, नागालैंड की भी कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की भी ईटानगर है, परंतु मणिपुर जो है हमारी, मणिपुर की राजधानी हमारी क्या है, इम्फाल है। देखिए यहाँ आ रहा है मनी और यहाँ आ रहा है इनसे इनकम, तो मणि से इम्फाल याद रखिएगा। और यदि आइजोल की बात करें जो ऑप्शन में दी है, तो ये आइजोल हमारी किसकी कैपिटल है, मिजोरम की कैपिटल है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमाएं, एवं 8 तो राज्य हो जाएंगे और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, इसकी सीमा को छूता है। जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, और केंद्र शासित की बात करेंगे तो हमारा दिल्ली जो है ये सर्वाधिक सीमाएं 8 राज्यों को टच करता है। और इसके अलावा भी बात करेंगे तो सर्वाधिक यूपी से हमारे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है।
चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। संघ राज्य की बात हो रही है तो संघ राज्य की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा जो है दिल्ली, ये हमारा सबसे बड़ा संघ राज्य है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भी सबसे बड़ा है हमारा। और समस्त संघ राज्य क्षेत्रों में यदि बात करते तो अंडमान निकोबार द्वीप सबसे बड़ा होता हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में पूछ लिया गया है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, तो आप जानते हैं ऑप्शन सी जो हमारा लक्षद्वीप है, ये केंद्र शासित क्षेत्र सबसे छोटा है हमारा, जो लगभग 32 वर्ग किलोमीटर जो है में फैला हुआ है। और जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या बहुत कम है, लगभग 64,473 जो है यहाँ की पॉपुलेशन है, और लगभग 36 द्वीप जो है इसके अंतर्गत में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी दमनदीप, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो इन जो विकल्प दिए गए हैं इनमें हमारा जो त्रिपुरा है यह एक राज्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। सिलवासा राजधानी है? ऑप्शन ए दमनदीप, ऑप्शन बी दादर नागर हवेली, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आप सभी जानते हो कि कपड़े किसने सिलवाए? कौन सिलवाएगा कपड़े? दादाजी। अर्थात दादर नागर हवेली जो है इसकी कैपिटल हमारी सिलवासा है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ये 40 जो है ये दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि हमारा जो पाल घाट है ये पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? नीलगिरी, कार्डिमम, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, कार्डिमम, कार्डिमम और पालनी। तो विद्यार्थियों मेरा दर्रे वाला वीडियो देखिएगा। जब मैंने पश्चिमी घाट पढ़ाया था तो पश्चिमी घाट वीडियो में मैंने आपको सब दर्रों की जानकारी दी थी कि कौन से दर्रे किन किन के बीच में हैं। तो चूंकि हम पालघाट दर्रे की बात कर रहे हैं तो पालघाट दर्रा जो है ये हमारा नीलगिरी एवं अन्नामलाई, नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। नीलगिरी हमारा पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, और इसके अलावा यहाँ हमारी अन्नामलाई पहाड़ी है जिसमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुदी है। इनके बीच में हमारा जो दर्रा है इस दर्रे को हम पालघाट दर्रे के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित दर्रों में से किस में से होकर ले जाने का रास्ता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी सिपकीला, ऑप्शन सी चुंबी घाटी, ऑप्शन डी बनिहाल। तो विद्यार्थियों कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि हमारा जो जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल की बात करेंगे तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। सिपकीला जो है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है कि दंडकारण्य क्षेत्र जो है यह स्थित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड एवं उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश एवं झारखंड। तो विद्यार्थियों आप ध्यान रखिएगा कि हमारा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है इसे हम प्रारंभ में दंडकारण्य के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उड़ीसा की बात करेंगे तो कोरापुट, कालाहांडी, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो बस्तर जिला, और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग जिसमें पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, ये सारे दर्रे जो हैं क्षेत्र हैं ये दंडकारण्य, मतलब हमने क्या बात की थी यहाँ पर, ये आपका उड़ीसा, ये आपका छत्तीसगढ़ और कुछ आंध्रा वाला पोर्शन, ये जो क्षेत्र है इसे हम दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक है। IAS प्री 1994 का प्रश्न है। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी प्रयाग में गंगा यमुना एवं पौराणिक नदी सरस्वती का संगम। तो रत्नाकर आपने रामायण में या बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में इसका नाम सुना होगा। तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो हिंद महासागर है, ऐसा महासागर जो किसी एक पर्टिकुलर देश के नाम से है, हिंदुस्तान के नाम से हिंद महासागर है, इसे हम रत्नाकर है, ये रत्ना नाम दिया है, करेक्ट कर लीजिएगा, रत्नाकर के नाम से जाना जाता है।
अब इसका थोड़ा सा मीनिंग हम समझ लें, रत्नाकर का अर्थ क्या होता है। तो रत्नाकर का इंग्लिश में यदि बोला जाएगा ज्वेल ऑफ माइन, ज्वेल ऑफ माइन। यदि हम इसको डिस्क्राइब करें तो रत्नाकर का अर्थ होता है ज्वेल ऑफ माइन। ज्वेल ऑफ माइन यानी ज्वेल यानी रत्न, माइन यानी खदान, अर्थात रत्नों की खदान पाई जाती है कहाँ पर, हमारे हिंद महासागर में। इसे ही हम रत्नाकर के नाम से जानते हैं। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये द्वीपों से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न में पूछा गया है कि अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी जो है इसके 2 द्वीप हैं, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं, ऑप्शन सी अरब सागर के द्वीप समूह हैं, ऑप्शन डी हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। तो विद्यार्थियों इसमें 2 ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर दिए हुए हैं और भी, एक में 2 द्वीप बोला है, एक में 2 द्वीप समूह हैं। तो मैंने आपको विद्यार्थियों पहले ही बताया कि अंडमान निकोबार कोई एक द्वीप नहीं है, इनमें बहुत सारे द्वीप हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। आपको पता है ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का एक समूह है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 45, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताइए। देखिए यहाँ पर राज्यों की बात हो रही है और क्षेत्रफल की बात हो रही है। ऑप्शन ए दिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। तो विद्यार्थियों क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि भारत के 3 बड़े राज्यों की हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। फिर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला है और महाराष्ट्र है जो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में। अर्थात क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए जो है, क्योंकि देखिए राजस्थान और किसी में भी नहीं दिया है तो वैसे भी आंसर निकल आता है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र ये करेक्ट आंसर है। विद्यार्थियों टेस्ट सीरीज पार्ट 2 में जिसमें द्वीप, दर्रे और बहुत सारे राज्यों से संबंधित क्वेश्चन हैं, तटीय मैदानों से संबंधित क्वेश्चन है, द्वीपों से संबंधित क्वेश्चन को शामिल किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस टॉपिक से संबंधित उसको आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। और विद्यार्थियों आपसे निवेदन है कि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, डिस्क्राइब करने में, कंटिन्यूशन में एक बार में ही मैं पूरा वीडियो बनाता हूँ, ब्रेक नहीं लेता हूँ। अतः ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा भी मोरल बढ़े, हम भी और मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाएं। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में यदि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं वीडियोज़ आगे भी बनाऊँगा और डिटेल में सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएँ, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।